सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण। तो समझिए जरा सा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में सीख चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बताए थे आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए तो ये जो आपका लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाती है, इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊपर में जो भाषा में लिखा हुआ है ये रासायनिक अभिक्रिया है। और जब रासायनिक अभिक्रिया को किसमें दर्शाते हैं? संकेतों एवं सूत्रों में दर्शाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब हम लोग संकेतों एवं सूत्रों से दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के लिए संकेत हो गया H2, हाइड्रोजन एक गैस है H2 हो गया। ऑक्सीजन के लिए संकेत हो जाएगा O2, ठीक है। और बनाया आपका जल, तो जल का सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो जल एक यौगिक है, यौगिक का सूत्र होता है। और हाइड्रोजन एक तत्व है, तत्व का संकेत होता है। तो तत्व का जब भी लिखा जाता है तो संकेत लिखा जाता है और यौगिक का जब भी लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? सूत्र लिखते हैं। तो जहां जहां यौगिक होगा उसका सूत्र लिखाएगा और जहां जहां तत्व होगा उसका संकेत लिखाएगा। तो ये जो मैंने संकेत और सूत्र से दर्शाए इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के लिए संकेत हो जाएगा C, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CO2। तो ये जो आपका तैयार हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब हम लोग संकेतों एवं सूत्रों में दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी का मैंने परिभाषा यहां लिख दिया है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों से दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इन दोनों रासायनिक समीकरण को गौर से देखिएगा। इस रासायनिक समीकरण में देखिए कि तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर है। देखिए इधर कार्बन एक तत्व है, इसका एक परमाणु है और इधर भी कार्बन का कितना परमाणु है? एक परमाणु है। ऑक्सीजन का यहाँ कितना परमाणु है? दो परमाणु है। और यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? दो परमाणु है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अगर समीकरण के दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उसे क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और वो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे देखिए हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर दो है, ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितना है? इधर दो परमाणु है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का यहाँ कितना परमाणु है? एक परमाणु है। इसका मतलब समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग बोलते हैं वो संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसे? वो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जब समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख दिया है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे C+O2 क्या बनाया? CO2 बनाया। इसमें देखिए कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर भी दो है। तो ये क्या आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर यहाँ देखिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया ना। तो इसमें देखिए तो दोनों ओर बराबर है क्या तत्व के परमाणु की संख्या? जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, यहाँ ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या है?
4 है। तो दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए वो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर इधर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, जितना भी तत्व भाग लिया है सभी तत्व को बराबर होना चाहिए तब संतुलित कहलाएगा, नहीं तो असंतुलित कहलाएगा। देखिए हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए ना, ऑक्सीजन 2 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये संतुलित नहीं है, इसलिए पूरा समीकरण आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इधर देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है, तो ना ही नाइट्रोजन बराबर है ना ही हाइड्रोजन बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए हम लोग जब बीज समीकरण लिखेंगे तो हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, और संतुलित रासायनिक समीकरण को नहीं लिखा जाता है। यदि आप वो संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं तो आपका समीकरण गलत होगा। एक क्वेश्चन आता है कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है, इसे हम लोग समझेंगे कि पदार्थ के द्रव्यमान के अनुस्वरता के नियम के अनुसार कहा जाता है कि परमाणु का ना ही निर्माण किया जा सकता है और परमाणु को ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम के पालन कराने के लिए हम लोग वो संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए आपके पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस ने जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया किया तो अमोनिया का निर्माण किया। इसको जब आप गौर से देखिएगा तो देखिए इधर नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, और इधर नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। आप इसको गौर से देखिए, समझिए इसे, इधर नाइट्रोजन का 2 परमाणु था और इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 परमाणु नष्ट हो गया ना। और मैंने अभी तुरंत बताया कि परमाणु का ना ही नष्ट होता है और ना ही निर्माण होती है, तो यहाँ पे नष्ट हो गया, तो ये तो नियम का पालन नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका निर्माण हो गया ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए ये पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसारता का नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसे पालन कराने के लिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो चलिए संतुलित करने बताते हैं आपको। वैसे संतुलित करने का बहुत सारा विधि होता है, लेकिन हम सिर्फ एक विधि हम लोग सीखेंगे, हीट एंड ट्राई मेथड, यानी कि अनुमान विधि। अनुमान से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे में कोई गुणक लगाएंगे और इसके बाद इसे बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। चलिए ना, सिखाते हैं आपको बैलेंस करने के लिए। नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पे कितना परमाणु है, 2 परमाणु है ना, और यहाँ नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। आपको बताया कि जो लटका के यहाँ लिखते हैं वो परमाणु होता है, उसके आगे जो भी लिखते हैं वो अणु होता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पुराएंगे। तो 2 पुराने के लिए जब भी गुणक को लिखा जाता है तो अणु के जगह पे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, अणु के जगह पे। तो अगर 2 इसके आगे में लगा दिए, देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, पहले तो था 3 हाइड्रोजन, अब ये 2 परमाणु हो गया। तो अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन था, अब अमोनिया का 2 अणु हो गया ना, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु होगा, 3 दूना 6, इसको गुना कर दीजिएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी तो 6 हाइड्रोजन पुराना है, तो 6 हाइड्रोजन पुराने के लिए देखिए इसके आगे अगर 3 लगा देते हैं तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, तो ये हो गया आपका संतुलित। अब इसे मिलाइए, देखिएगा यहाँ पे दोनों ओर क्या होगा, तत्व के परमाणु की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन है और यहाँ भी देखिए 2 तिया 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से H2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 था, ये तो बैलेंस ही था। लेकिन ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 1 है। तो हम लोग जब लगाते हैं तो क्या बोल रहे हैं, अणु के जगह पे लगाएंगे ना, कोई भी संख्या गुना करेंगे तो अणु की जगह पे। तो अपने मन से कोई संख्या लीजिए जिसके कारण से 2 पुर जाइए। तो 2 पुराना है, इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 ऑक्सीजन पुर गया ना। लेकिन 2 लगाने से हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो
तो यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन पुराना है, तो इसके आगे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 था, ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो गया, 2 हो गया, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 ऑक्सीजन हो गया। इसी प्रकार से जैसे H2 प्लस Cl2 यह अभिक्रिया करके बनाएगा HCl, तो ये देखिए तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, देखिए ना, हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो संतुलित है। इसे भी संतुलित करेंगे कैसे, तो कोई ना कोई संख्या गुणक के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे गुना कीजिए। तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 पुराने के लिए इसके आगे में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 लगाने के बाद देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया ना, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन देखिए 2 गुना कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। इसी देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। और यहाँ पे क्या है, लोहा ने जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु, दोनों बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन इधर देखिए 1 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इसके आगे में हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगाने से तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। लेकिन देखिए क्लोरीन देखिए कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 1 परमाणु था, 1 गुना 2 कीजिएगा 2 क्लोरीन हो गया, और यहाँ भी तो क्लोरीन कितना है, 2 है, देखिए ये बैलेंस हो गया ना, यानी कि सिर्फ 2 लगाने से ये पूरा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए लोहा 1 है, यहाँ लोहा का कितना परमाणु है, 3 परमाणु, तो 3 परमाणु पुराने के लिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो 3 लोहा हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु है, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4 है, तो इस ऑक्सीजन को 4 पुराने के लिए इसके आगे में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जब 4 लगाइएगा तो 4 ऑक्सीजन तो पूर गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन पूर गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी तो 8 हाइड्रोजन पूरना चाहिए, तो इसके आगे भी मैं क्या लगा दूंगा, 4 लगा देंगे। तो 4 लगाने से 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हमें लास्ट में ये भी देखना है कि दोनों तरफ बराबर हुआ या नहीं हुआ। देखिए गौर से 3 था, Fe3 था, हाइड्रोजन 4 दूना 8 था, हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, ऑक्सीजन देखिए 1 गुना 4 4 ऑक्सीजन इधर था, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ये क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। इसी प्रकार से देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसे संतुलित करने के लिए आगे हम 2 लगाएंगे। 2 लगाने से ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 परमाणु हो गया ना। अब इधर 2 परमाणु हुआ आपका, तो इधर भी तो 2 पुराना है, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ऐसे देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि गैस की उत्पत्ति होती है तो गैस के लिए हम लोग तीर का निशान ऊपर देते हैं। जैसे देखिए कि जब जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ ना, और गैस कहां जाएगा, ऊपर, इसलिए हम लोग तीर का निशान कहां देते हैं, ऊपर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा बात याद रखना, ध्यान दीजिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है, जैसे देखिए इक्वेशन में लिख रहा हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, और क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है। और आपको पढ़ाए थे ना कि ये सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ था, पेंदी में नीचे आके बैठना शुरू हो गया था। यानी कि एक प्रणाली में अगर इन दोनों पदार्थ को लिया जाए और अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा कि कुछ ठोस पदार्थ नीचे पेंदी में आके बैठना शुरू कर देता है। इसी ठोस पदार्थ को तो हम लोग क्या बोले थे, अपक्षेप बोले थे ना। यानी इसमें किसका निर्माण हो रहा है, अपक्षेप का निर्माण हो रहा है। और अपक्षेप कहां जाके बैठा, नीचे। अपक्षेप कहां जाके बैठा, नीचे। इसीलिए हम लोग अपक्षेप के बाद क्या देते हैं, तीर का निशान नीचे देते हैं। ठीक है। अब तीसरा बात ये याद रखना है कि बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से होती है कि उसमें उष्मा निकलती है और किसी में उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे
जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इससे निकलेगा क्या, उष्मा निकलेगा, तो इसीलिए प्लस उष्मा इसके बाद दे देंगे। ठीक है, यानी कि जिससे उष्मा निकलेगा उसमें प्रतिफल में प्लस उष्मा दे देंगे, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा, जैसे देखिए ना, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो इसमें उष्मा का अवशोषण हो जाता है, यानी उष्मा और उसमें अवशोषित हो जाती है, यानी अभिक्रिया करने में उष्मा को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए प्लस उष्मा अभिकारक में देंगे, और इधर जो बनाएगा आपका उसको लिख देंगे, अमोनिया बनाएगा। ठीक, अब चौथा चीज हम लोग सीखेंगे जैसे अवस्था के बारे में, यानी कि कोई ठोस से द्रव बनाया या द्रव से ठोस बना दिया या द्रव से गैस बन गया, तो उसको कैसे दर्शाएंगे। तो जैसे देखिए ना, हाइड्रोजन एक गैस है तो गैस के लिए जी दे दिए, ऑक्सीजन एक गैस है, गैस के लिए जी दे दिए, लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है, वाटर बनता है, और वाटर कैसा है, लिक्विड है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाते हैं, एल लगा देते हैं। या फिर जैसे देखिए, जब जिंक धातु की अभिक्रिया, तो जिंक एक ठोस पदार्थ है ना, तो ठोस के लिए सॉलिड होता है, एस लगा दिए, ये किससे अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा, लेकिन आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक्वस रहता है ना, यानी जलीय विलयन रहता है, इसीलिए इसके साथ लिखेंगे AQ। AQ मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन लेकर के जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट बनाएगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो हाइड्रोजन एक गैस है तो जी लगा देंगे, जिंक सल्फेट ठोस है तो एस लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार का होता है कि दोनों तरफ से होती है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया बनती है। ठीक है, लेकिन जब अमोनिया को भी तोड़ा जाएगा ना, तो उधर से फिर से आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह के दोनों अभिक्रिया, जो वैसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होती है, उसमें इस तरह का भी चिन्ह दे करके हम लोग दर्शाते हैं। तो इतना आपको याद रहा कि जब गैस की उत्पत्ति होगा तो तीर का निशान ऊपर देंगे, जब अवक्षेप बनेगा तो तीर का निशान नीचे देंगे, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है तो प्लस उष्मा प्रतिफल में देंगे, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो प्लस उष्मा अभिकारक में देंगे, अगर अवस्था को दर्शाना होगा तो कोई गैस होगा, देखिए कोई ठोस होगा तो ठोस के लिए सॉलिड, सॉलिड मतलब एस देंगे, कोई द्रव होगा तो द्रव के लिए एल देंगे, लिक्विड, और कोई गैस होगा तो गैस के लिए जी लिखेंगे। अगर किसी का जलीय विलयन लिया गया है तो उसके साथ AQ देंगे, AQ मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर दोनों तरफ से होती है तो उसमें हम लोग इस तरह से तीर का निशान दर्शाएंगे, इधर से भी और इधर से, यानी ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे आपका कुल मिला के रासायनिक समीकरण से रिलेटेड जितनी भी बात थी उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, जय हिंद।